अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो टॉपिक है असल में मिसाल 10.1, जिसका ताल्लुक पिछले टॉपिक के साथ निकलता है, यानी ब्रॉन्स्टेड के नज़रिए के साथ निकलता है। बेटा, मेरा आपको ये मिसाल समझाने के पीछे मेन वजह क्या है? असल वजह ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने एक मसावात लिखी गई है और उसके अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद हैं, तो आप उसकी शनाख्त कैसे करेंगे कि उसके अंदर ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है, ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है, कॉन्जुगेट एसिड कौन है और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। बच्चों, ये टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत मदद करने वाला है और इससे मिलता जुलता सवाल आपकी मशक के अंदर भी मौजूद है। तो चले, टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह शनाख्त करनी है आपने मुख्तलिफ चीज़ों की। जी, तो अज़ीज़ तलबा, जिस तरह आपको इंट्रो में बताया गया कि आज हमारा ये टॉपिक मिसाल 10.1 को सॉल्व करने के लिए है और इसको सॉल्व हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आपके सामने किसी कंपाउंड का या किसी आइन का लिख दिया जाता है तो आपने उसकी शनाख्त किस तरह करनी है कि आया वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है या ब्रॉन्स्टेड बेस है या कॉन्जुगेट एसिड उसका क्या बनेगा और कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा। तो चलते हैं किताब की तरफ। आपकी किताब में मिसाल 10.1 है। वो 10.1 के अंदर 3 पोर्शंस हैं, उसके 3 जुज़ हैं, उसके 3 हिस्से हैं। जो उसका जुज़ ए है उसके अंदर उन्होंने आपको चंद एक आइन्स बताए हैं और आपसे मालूम ये किया है कि इनके कॉन्जुगेट बेस बताएं। तो ए का जो हिस्सा है वो है कि अगर आपको ये सवाल आ जाता है कि इनके मंदरजा झैल जो भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि उनके कॉन्जुगेट बेसिस पता करें, तो इनके कॉन्जुगेट बेस आपने कैसे पता करने हैं। तो हम चलते हैं कि आपकी किताब में ये कौन कौन से दिए हुए हैं, तो मैं उनके फॉर्मूले लिख रहा हूँ। सबसे पहले HS-1 है, दूसरे नंबर पे H3O पॉजिटिव है, तीसरे नंबर पे H2PO4-1, चौथे नंबर पे है HSO4, उसके बाद है HF के बाद है CH3, COOH और एंड पे है एक कॉम्प्लेक्स आइन जिसका फॉर्मूला है AlH2O6 और चार्ज है +3। तो अजीज तलबा, ये वो हैं कि जिनका आपको कॉन्जुगेट बेस निकालने का कहा जा रहा है, जबकि इसी का जुज़ बी है और बी जुज़ के अंदर आपको कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल के कॉन्जुगेट एसिड निकालें। तो आपने इनके कॉन्जुगेट एसिड्स जो हैं वो निकालने हैं। अब ये कौन कौन से हैं? इसके अंदर OH-1, इसके अलावा HCO3-1, इसके अलावा HPO4-2, उसके बाद आपके पास है CH3NH2, उसके बाद है CO3-2 और एंड पर है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। तो अजीज तलबा, ये है इसका जुज़ बे, जिसके अंदर ये तमाम अशिया जो आपको दी जा रही हैं हमने उनका कॉन्जुगेट एसिड निकालने की कोशिश करनी है। जबकि इसी का जो जुज़ सी है उसके अंदर हमें चंद एक चीज़ें दी गई हैं और कहा गया है कि एम्फोटेरिक निकाल के बताएं कि एम्फोटेरिक इनमें से कौन है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है उनको पता होगा कि एम्फोटेरिक
अशिया कौन सी होती हैं? मैंने बताया था कि ये वो अशिया हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करती हैं। तो हमें जो दी गई हैं उसके अंदर पानी का हमने पता करवाना है कि क्या पानी एम्फोटेरिक है। दूसरे नंबर पे HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। तीसरे नंबर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। चौथे नंबर पे है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, जबकि पांचवें नंबर पे आपको दिया गया है HS-1। सो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल की समझ लग गई होगी। अब ये दिखने में एक बहुत मुश्किल सवाल और बड़ी मुश्किल मिसाल और एक्टिविटी लगती है, लेकिन ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। और मेरा आज एक अलहदा टॉपिक के अंदर इसको करवाने का मकसद भी ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से कर लें। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल यही वाला टॉपिक और कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट ईयर में जाके भी पढ़ेंगे, तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट लेकर जाएं ताकि फर्स्ट ईयर में आपको आसानी हो जाए। तो चलते हैं सवाल के पहले हिस्से की तरफ, जुज़ ए की तरफ, कि जिसमें आपको कॉन्जुगेट बेसिस आपने निकालनी है। मैं आपको यहाँ पे कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर पढ़ा है उनको पता होगा कि कॉन्जुगेट बेस बनता कैसे है। तो कॉन्जुगेट बेस बनता कैसे है ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर दी थी उसी को आपके सामने रिपीट करूँगा, तो ज़रा गौर से देखें। मिसाल है, रिएक्शन है HCl का और NH3 का, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया का, जबकि इनसे बनता है NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन, जबकि Cl नेगेटिव। और बच्चों को याद होगा कि हमने इनकी नेमिंग कैसे की थी। हमने इनकी नेमिंग इस तरह की थी कि ये ब्रोंस्टेड एसिड है। क्यों? क्योंकि ये अपना H लूज कर रहा है कल वाले टॉपिक के मुताबिक। ये ब्रोंस्टेड बेस है क्योंकि ये अपना प्रोटॉन, ये किसी से प्रोटॉन हासिल कर रहा है। और ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बना क्योंकि कल वाले टॉपिक जिन बच्चों ने पिछला टॉपिक पढ़ा है उनको पता होगा कि अमोनिया इसमें ब्रोंस्टेड बेस है और ब्रोंस्टेड बेस ही कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो जाती है, जबकि ये है कॉन्जुगेट बेस और ये बनेगा ब्रोंस्टेड एसिड से। तो अजीज तलबा, ये आपने याद रखना है कि हो क्या रहा है। इसमें गौर से देखिए, ये रहा अमोनिया जो कि एक ब्रोंस्टेड बेस है और ये ब्रोंस्टेड बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन को हासिल करेगा। और प्रोटॉन कहाँ से रहा है? यहाँ से। तो जैसे ही ये प्रोटॉन हासिल करेगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो जाएगा। उसकी इक्वेशन मैं कुछ इस तरह से आपके सामने लिखूंगा कि ये रहा NH3 और इसने प्रोटॉन हासिल किया और जैसे ही इसने प्रोटॉन हासिल किया ये बन गया NH4 पॉजिटिव। दूसरी जानिब HCl प्रोटॉन को खारिज करेगा, तो जो ही HCl प्रोटॉन खारिज करेगा वो बना देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जबकि ऊपर दिए गए रिएक्शन के अंदर Cl नेगेटिव एक कॉन्जुगेट बेस है। तो बच्चों, ये आपके लिए मैंने और आसानी कर दी है कि अगर आपने निकालना पड़ जाता है कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड तो आपने क्या करना है। देखिए, ये रहा कॉन्जुगेट एसिड पहले वाला, तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि ये नीचे वाला एक कॉन्जुगेट बेस है। मैं इसके साथ एरो लगा देता हूं कि ये कॉन्जुगेट बेस है। तो अजीज तलबा, समझाने का मकसद क्या है, जरा गौर से देखिए। कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा? जब बेस प्रोटॉन को हासिल करेगी। और कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा? जब एसिड प्रोटॉन को खारिज करेगा। यानी अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर ए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर इस चीज में से देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये यानी इन तमाम का हमसे पूछा जा रहा है कॉन्जुगेट बेस क्या है। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? जब इन सारों के अंदर से आप एक एक करके हाइड्रोजन को निकाल देंगे। तो ये पहली मिसाल हम रखेंगे, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल देंगे, फिर देखेंगे क्या बचता है। दूसरी मिसाल रखेंगे, उसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग फॉलो करेंगे कि इन सब के अंदर से एक एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और फिर देखेंगे जो एंड पे बच रहा है। जबकि
दूसरे सवाल के अंदर हमने कॉन्जुगेट एसिड चेक करना है। देखिए कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, जब बेस प्रोटॉन को हासिल कर लेता है। तो इन सारों के अंदर हम एक एक प्रोटॉन ऐड करेंगे, एक एक प्रोटॉन दाखिल करेंगे और फिर देखेंगे क्या बनता है। तो ये रूल अपने दिमाग में बिठा लें कि जो ए है उसके लिए हम इन सारों के अंदर से एक एक प्रोटॉन निकालेंगे और एसिड चेक करने के लिए इन सारों के अंदर एक एक प्रोटॉन दाखिल करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। ये मैं ए जुज को सॉल्व कर रहा हूं। तो आते हैं ए जुज के पहले हिस्से पे जो कि है HS-1। तो ये रहा HS-1। जब इसके अंदर से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा। चूंकि बच्चों इसके ऊपर चार्ज था -1, अब हाइड्रोजन भी निकल गया है। हाइड्रोजन निकलने का मतलब है एक चार्ज माइनस में और इजाफा हो जाएगा, तो ये बच जाएगा S-2। साबित हुआ कि जब इसने अपना प्रोटॉन खारिज कर दिया तो पीछे बच गया S-2। तो इसका जो हमें सवाल नंबर ए का पहला हिस्सा दिया गया है HS-1, उसका कॉन्जुगेट बेस ये निकलेगा S-2, जिसका नाम है सल्फाइड आइन। तो ये सल्फाइड आइन आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन है दूसरा है H3O पॉजिटिव। बच्चों इसके अंदर से भी एक हाइड्रोजन निकालें। आप देख सकते हैं H3 है, तो जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो पीछे बच जाएगा पानी यानी H2O। चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो इसी पॉजिटिव की वजह से था, तो जब ये पॉजिटिव निकल गया तो पीछे पानी न्यूट्रल बच गया। तो ये पानी जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तीसरी मिसाल पे आते हैं H2PO4 -1। तो बच्चों जैसे ही अपना H पॉजिटिव खारिज करेगा, ये एक H पॉजिटिव निकल गया तो पीछे एक ही रह गया, यानी ये बच जाएगा HPO4। और चूंकि चार्ज -1 था, मैंने आपको बता दिया कि जब एक पॉजिटिव निकलता है तो एक नेगेटिव में और इजाफा हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अगली मिसाल पर चलते हैं, वो है HSO4 -1। इधर -1 जरूर लगाइएगा। अब जैसे ही ये एक H लूज करेगा, जरा देखिए H पॉजिटिव, इसने अपना प्रोटॉन जो है वो लूज कर दिया। तो जब इसने प्रोटॉन लूज किया तो पीछे बच गया SO4। चूंकि इसके ऊपर चार्ज -1 था, एक माइनस का और इजाफा होगा और ये हो जाएगा -2। तीसरी तरफ अगली बारी पे चलते हैं HF जैसे ही H खारिज करेगा, चूंकि H खारिज हो गया है, F न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं है, उसके ऊपर एक नेगेटिव का इजाफा होगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा -1। चलते हैं अगली मिसाल की सूरत, जिसके है CH3COOH। जैसे ही अपना H लूज करेगा, ये अपना बिल्कुल आखिरी H लूज करता है, तो जब ये H पॉजिटिव लूज हो जाता है तो एंड पे आपके पास CH3COO नेगेटिव बच जाता है, यानी ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। और अब चलते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि स्टूडेंट्स को आमतौर पे काफ़ी मुश्किल लगती है, लेकिन दर हकीकत ये मुश्किल नहीं है। AlH2O6 + 3, इसका कॉन्जुगेट बेस अगर निकालना है, हम अभी तक यही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें। तो अब क्या होगा, इसमें हमें नजर आ रहा है कि 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसी एक पानी के मॉलिक्यूल में से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, यानी जब ये अपना एक हाइड्रोजन निकालेगा, ये एक हाइड्रोजन इसने निकाल दिया, जाहिर है ये पानी में से निकलेगा, तो पीछे जो एल्युमिनियम बचेगा उसके साथ अब 6 मॉलिक्यूल नहीं होंगे पानी के, बल्कि 5 होंगे साबित मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो पानी का था उसने H पॉजिटिव खारिज कर दिया, तो पीछे रह गए 5 मॉलिक्यूल। और चूंकि एक पानी के मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव खारिज किया है, तो उसका पीछे बच जाएगा OH। और चूंकि इस पे चार्ज +2 है, मैंने आपसे कहा था एक चार्ज माइनस में इजाफा होता है, यानी प्लस चार्ज कम हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर मिसाल 10.1 का जुज A,
जिसमें हमें दिए गए तमाम चीज़ों की हमने कॉन्जुगेट बेस निकाल ली है। मैंने शुरू में ही आपको रूल बता दिया कि कॉन्जुगेट बेस निकालने का तरीका क्या है। जो चीज़ आपको दी जा रही है उसमें से प्रोटॉन खारिज कर दें। अगर उसमें 3 प्रोटॉन है उसमें से 1 प्रोटॉन खारिज कर दें। अगर उसमें 2 प्रोटॉन है उसमें से 1 खारिज कर दें। एक ही है तो वो एक ही निकाल दें। जैसे HF के पास एक ही था उसने एक ही निकाल दिया, HS के पास एक ही था उसने एक ही निकाल दिया। तो इस तरह ये सारी की सारी हमें समझ लग जाएगी कि कैसे हमने उनकी कॉन्जुगेट बेसिस निकालनी है। तो अजीज तलबा अब चलते हैं उसके जुज़ बी की तरफ। तो अब हम बी पार्ट के ऊपर आ रहे हैं और बी पार्ट में हमने क्या निकालना है बच्चों? बी पार्ट में हमने निकालना है कॉन्जुगेट एसिड इन सब का। तो कॉन्जुगेट एसिड की मिसाल आपके सामने है। आप कैसे निकालते हैं बच्चों? आप निकालते हैं, आप देखते हैं कि बेस ने H पॉजिटिव ऐड किया, मतलब इन सारों के अंदर एक एक प्रोटॉन दाखिल कर दें। तो जब इन सारों के अंदर एक एक प्रोटॉन दाखिल होगा तो जो उस दाखिल होने के बाद चीज बनेगी वो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। और यहां पे चूंकि यहां पे हमने देखा है कि प्रोटॉन खारिज हो रहा था, इसलिए एक चार्ज कम होता जा रहा था। कम होने से मुराद यह कि +3 से +2 हो गया, -1 से -2 हो गया, कम होता चला जा रहा है। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें प्रोटॉन हमने दाखिल करना है, यानी पॉजिटिव चार्ज उसमें दाखिल होना है। तो जब पॉजिटिव चार्ज उसमें दाखिल होगा तो उसमें चार्ज कम नहीं होगा बल्कि उसका चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इन दो बातों को आपने जहन में रखना है। दो बातें कौन सी हैं? पहली बात, इसमें हम प्रोटॉन खारिज कर रहे थे इसलिए हम उसको मसावात की दाएं जानिब लिख रहे थे। यहां हमने प्रोटॉन दाखिल करना है तो हम उसकी मसावात को उसको बाएं जानिब लिखेंगे। दूसरी चीज, यहां चार्ज चूंकि हाइड्रोजन निकल रहा था, पॉजिटिव चार्ज निकलता जा रहा था, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। यहां पर चार्ज दाखिल हो रहा है यानी नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो चलिए मिसाल की तरफ चलते हैं। पहली आपके सामने लिखा हुआ है OH नेगेटिव। तो अजीज तलबा, OH नेगेटिव आपके सामने लिखा हुआ है। OH नेगेटिव के अंदर हमने जस्ट एक प्रोटॉन ऐड करना है और आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव में दाखिल होता है तो ये पानी बना देता है। तो साबित हुआ कि ये जो पहला नंबर पे हमें दिया हुआ है हाइड्रो ऑक्साइड आइन, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? पानी। और आप देखें चूंकि इसमें प्रोटॉन ऐड हो रहा था, दाखिल हो रहा है, इसलिए मैंने उसको मसावात की बाएं जानिब लिखा है और इस पे चार्ज नेगेटिव था, पॉजिटिव ने उसकी कमी पूरी कर दी और वो न्यूट्रल हो गया। तो इसमें चार्ज बढ़ेगा, चार्ज कम नहीं होगा। तो बच्चों चलते हैं दूसरी मिसाल पे। दूसरी मिसाल है HCO3-1। इसके अंदर आपने प्रोटॉन दाखिल करना है। जब इसमें प्रोटॉन दाखिल होगा तो देखिए, और से देखिए, ये -1 है। -1 का मतलब है एक मनफी चार्ज था, उसमें एक मस्बत चार्ज जब दाखिल हुआ वो न्यूट्रल हो जाएगा और ये बना देगा H2CO3। क्योंकि एक प्रोटॉन दाखिल हो रहा है तो वो HCO3 की बजाय हो जाएगा H2CO3। तो हमें दी गई दूसरी जो मिसाल थी उसका कॉन्जुगेट एसिड ये निकला है जिसका नाम कार्बोनिक एसिड है। चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ, वो है HPO4-2। तो बच्चों इसके अंदर आप प्रोटॉन दाखिल कीजिए। तो जैसे ही आप इसमें प्रोटॉन दाखिल करेंगे एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा H2। एक H पहले ही था, एक H और दाखिल हो गया, H2PO4-1। चूंकि एक मस्बत चार्ज दाखिल हुआ है, एक मनफी कम हो जाएगा तो वो -2 से क्या आ जाएगा? -1, यानी चार्ज बढ़ेगा। -2 छोटा चार्ज होता है, -1 बड़ा चार्ज होता है। उसके बाद चौथी मिसाल हमें दी जा रही है CH3NH2 की। CH3NH2 की मिसाल हमें दी जा रही है। उसके अंदर आपने प्रोटॉन दाखिल करना है। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ये आपके सामने एक न्यूट्रल चीज पड़ी हुई है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन H पॉजिटिव उसमें दाखिल हो रहा है, यानी प्रोटॉन उसके अंदर दाखिल हो रहा है। तो जब प्रोटॉन उसमें दाखिल हो रहा है तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मस्बत चार्ज दाखिल हो रहा है, तो इस पूरे के ऊपर भी मस्बत चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3NH2 की बजाय हो जाएगा NH3 और इस पे चार्ज आ जाएगा मस्बत, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन ऐड हुआ है।
दाखिल हुआ है। तो जब प्रोटॉन उसमें दाखिल हुआ है तो वो NH2 की बजाय हो जाएगा NH3 और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा मुस्बत, क्योंकि उसमें प्रोटॉन दाखिल हो रहा है। अगली मिसाल की जानिब चलते हैं, वो है CO3-2। तो बच्चों जब इसके अंदर प्रोटॉन ऐड होगा तो इसमें प्रोटॉन ऐड करने से आपके पास H इसमें ऐड हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज कमी की तरफ आएगा, तो ये आएगा HCO3-1। ये बेसिकली कमी की तरफ नहीं आ रहा, ये असल में बढ़ रहा है, नंबर वाइज कम हो रहा है, यानी 2 से 1 आ रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो -2, यानी इसकी मिसाल कुछ यूं है कि आपको -10 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे ज़्यादा सर्दी लगती है बनिस्बत 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब है -10 एक ज़्यादा बड़ा नंबर समझा जाता है, एक छोटा नंबर सर्दी के लिहाज से समझा जाता है। तो ये -2 में जब हाइड्रोजन एक पॉजिटिव ऐड हुआ तो वो -1 में तब्दील हो गया। और अब आते हैं आखिरी मिसाल की तरफ, वो है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। और जब इसमें हम प्रोटॉन ऐड करेंगे तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, चूंकि ये भी न्यूट्रल है, जिस तरह ये न्यूट्रल था और बाद में पॉजिटिव हो गया था, तो ये भी न्यूट्रल प्रोटॉन को हासिल करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा और ये बनाएगा CH3COOH2 बन जाएगा और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो बच्चों ये आपके पास ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में मिसाल 10.1 का जुज़ बी था जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। तो जुज़ ए के अंदर तमाम की हमने क्या निकाल लिए हैं, कॉन्जुगेट बेसिस, ये सब के कॉन्जुगेट बेसिस है और कैसे निकाले हैं, सब के अंदर से एक एक हाइड्रोजन एक एक प्रोटॉन माइनस कर दिया और इन सारों के हमने कॉन्जुगेट एसिड निकाले हैं और कैसे निकाले हैं, सब के अंदर एक एक प्रोटॉन को हमने दाखिल कर दिया। अब आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट के अंदर हमें 5 मिसालें दी जा रही हैं और इन 5 मिसालों के अंदर कहा जा रहा है कि पता करके बताएं कि इनमें से एम्फोटेरिक कौन है। यानी एम्फोटेरिक से मुराद है कि जो एसिड के तौर पे भी काम करे और बेस के तौर पे भी काम करे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं इन दो को तो इसमें से निकाल देना चाहता हूं। मैं इन दो को इसलिए इसमें से निकाल देना चाहता हूं क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों इंतहाई अहम एसिड्स हैं, ये तो एम्फोटेरिक हो ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे हो सकता है एम्फोटेरिक, सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है और फॉस्फोरिक एसिड भी एक एसिड है, ये भी नहीं हो सकता एक एम्फोटेरिक। तो इन दोनों को तो हम गिनती से वैसे ही निकाल देंगे, तो ये दोनों तो साबित हो गया कि एम्फोटेरिक नहीं है। तो बाकी 3 को हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो एम्फोटेरिक हैं या नहीं है। पानी की मिसाल में ओके करूंगा क्योंकि जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड किया है, पिछला जो भी लेक्चर गुजरा उन्होंने अटेंड किया है, उनको पता है कि उसमें हमने साबित कर दिया था कि पानी एक एम्फोटेरिक है। और मैंने एम्फोटेरिक की मिसाल में सबसे पहले लिखा ही पानी था, क्योंकि पानी जो है वो एसिड के तौर पे भी काम कर लेता है और बेस के तौर पे भी काम कर लेता है। उसकी हम मिसाल कुछ यहाँ पे करके देखते हैं। तो मैं आपको ये सी जुज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं आपके सामने पानी की एक मिसाल लेता हूँ, ये रहा पानी H2O। तो पानी H पॉजिटिव खारिज भी कर सकता है और जब ये खारिज करेगा तो ये एसिड के तौर पे काम करेगा। और अगर पानी के सामने प्रोटॉन आ जाए तो ये प्रोटॉन को हासिल भी कर लेता है और ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, जिसकी मिसाल कुछ हमें थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर दी हुई थी। ये आपके सामने ये 2 रिएक्शंस जो मैंने लिखे हुए हैं, इन 2 रिएक्शन से साबित हो रहा है कि पानी एक के अंदर एसिड और एक के अंदर बेस की सूरत में काम कर रहा है। तो हम पानी को तो टिक कर देंगे कि पानी एम्फोटेरिक है। चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो दूसरी मिसाल है HCO3-1। देखते हैं कि क्या ये एसिड के तौर पे काम कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें H नज़र आ रहा है। तो जब ये H को लूज़ करेगा तो बच्चों ये H पॉजिटिव बनाएगा और CO3 जो है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। तो चूंकि ये प्रोटॉन खारिज कर रहा है तो प्रोटॉन खारिज करने वाला कौन होता है, एसिड। यानी इस रिएक्शन में ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है और करेगा भी।
देखते हैं कि क्या ये बेस के तौर पे काम कर सकता है। तो अगर आपके पास HCO3-1 पड़ा हुआ है, आप उसमें प्रोटॉन दाखिल करें, जी बिल्कुल ये बेस के तौर पे भी काम करेगा। और जैसे ही इसमें प्रोटॉन दाखिल होगा ये -1 चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा H2CO3। तो इस मामले में ये बेस के तौर पे भी काम करेगा। तो साबित हुआ कि इसके अंदर भी दोनों चीज़ें मौजूद हैं, एसिड के तौर पे काम करने की सलाहियत भी मौजूद है और बेस के तौर पे काम करने की सलाहियत भी मौजूद है। दूसरी और तीसरी और चौथी मिसाल को हम पहले ही रद्द कर चुके हैं क्योंकि वो तो हैं ही एसिड्स। और अब आते हैं अगली मिसाल HS के ऊपर। तो HS-1 जी बिल्कुल ये एसिड के तौर पे काम करेगा क्योंकि ये अपना प्रोटॉन खारिज करेगा और सल्फाइड बच जाएगा। तो चूंकि ये प्रोटॉन खारिज कर रहा है तो इसलिए ये एसिड के तौर पे काम कर सकता है। अब देखते हैं कि क्या ये प्रोटॉन हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल ये प्रोटॉन हासिल कर सकता है और जैसे ये प्रोटॉन हासिल करेगा ये न्यूट्रल होके H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का मुरक्कब बना देगा। तो साबित हुआ कि जो पांचवी मिसाल है वो भी एम्फोटेरिक ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की, इस मिसाल की समझ लग चुकी होगी। और ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि आपकी जो मश्क है इस चैप्टर की, उसके अंदर एक MCQs भी मौजूद है और उस MCQ के अंदर पूछा गया है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है। तो वो जो बच्चे इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे वही पहचान सकते हैं। तो मैं खुलासा कर देता हूं आखिर में कि अगर आपने किसी का कॉन्जुगेट बेस चेक करना है जैसे ये दिए हुए हैं, तो उन सारों में से एक एक प्रोटॉन निकाल दें। तो जो प्रोटॉन निकालने के बाद बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर आप किसी का कॉन्जुगेट एसिड चेक करना चाहते हैं तो सब में प्रोटॉन ऐड करें। तो प्रोटॉन ऐड करने के बाद जो बनेगा वो होगा कॉन्जुगेट एसिड। और अगर आप एम्फोटेरिक चेक करना चाहते हैं तो इस तरह कीजिए कि एक दफ़ा उसमें से प्रोटॉन खारिज करके देखें और प्रोटॉन दाखिल करके देखें। अगर तो वो दोनों काम कर रहा है तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी के नज़रिए के मुताबिक वो एसिड भी है और वो बेस भी है यानी एम्फोटेरिक है। आखिरी बात आज के लेक्चर को क्लोज करने से पहले बताना चाहता हूं कि ज़रा गौर से देखिए, ये OH प्रोटॉन को हासिल कर रहा है। तो जब OH प्रोटॉन को हासिल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नज़रिए के मुताबिक, ब्रॉन्स्टेड के नज़रिए के मुताबिक ये एक बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को हासिल कर रहा है। और जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि आर्हीनियस के मुताबिक भी ये बेस है क्योंकि आर्हीनियस के मुताबिक बेस होता ही वो है जो OH को खारिज करे। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अक्सर बच्चों से ये सवाल कर लिया जाता है असातिज़ा इकराम की तरफ से कि क्या ब्रॉन्स्टेड एसिड और आर्हीनियस एसिड एक ही बात है। तो वो हम कल पिछले टॉपिक में साबित कर चुके हैं कि ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट और आर्हीनियस का जो नज़रिया है एसिड के बारे में वो दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं वो सारे के सारे आर्हीनियस एसिड भी हैं। लेकिन कल हमने बात की थी कि सारी बेसिस नहीं है सिवाय एक बेस के और वो है OH नेगेटिव, और उसको आज हमने साबित भी कर दिया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ब्रॉन्स्टेड एसिड और आर्हीनियस एसिड एक ही बात है तो आप कहेंगे जी हाँ, क्योंकि वो दोनों का नज़रिया बराबर है, एक जैसा है कि प्रोटॉन खारिज करने वाला। लेकिन बेसिस का दोनों का नज़रिया बराबर एक जैसा नहीं है सिवाय OH के। तो सिर्फ OH नेगेटिव एक ऐसी बेस है, OH नेगेटिव एक ऐसी बेस है जो ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी बेस है और आर्हीनियस के मुताबिक भी बेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ लग चुकी होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मिसाल 10.1 को सॉल्व किया और उससे हमने सीखा कि किस तरह ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की शनाख्त की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।